यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज एक अहम फैसला हुआ और केदारनाथ के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। आपको बता दें कि 12.9 किलोमीटर के रोपवे बनाने का फैसला लिया गया है और जिसमें आपको बता दें कि 4081 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट होगा, जिसमें यात्रा सीजन में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और साथ ही वृद्धजन और दिव्यांगजन के लिए यात्रा सुगम होगी। पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी स्थानीय व्यवसाय को लाभ मिलेगा, आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। पूरे 6 महीने तीर्थयात्रियों की आवाजाही बनी रहेगी। हेमकुंड साहब में रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हेमकुंड साहब में रोपवे की जो लागत है वो 2730 करोड़ रुपए आएगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और फिलहाल इससे कहीं ना कहीं स्थानीय व्यवसाय को लाभ मिलेगा, आर्थिक वृद्धि को लाभ मिलेगा। पूरे 6 महीने तीर्थयात्रियों की आवाजाही बनी रहेगी और बड़ा फैसला। हेमकुंड साहब में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी मंजूरी मिली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि हेमकुंड साहब में जो रोपवे का निर्माण किया जाएगा उसकी अनुमानित लागत जो है वो 2730 करोड़ आंकी गई है। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहाँ पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं वो टाइम पीरियड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो देखिए, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है और उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। जिस तरीके से ये जो धनराशि उत्तराखंड के विकास को लेकर दी गई है उसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही साथ लोगों को शुभकामनाएं दी, तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। और उसके बाद देखिए, अनिल बलूनी जो सांसद हैं गढ़वाल के, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी, शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया। तो अहम फैसला लिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया और देखिए अब कहीं ना कहीं यहाँ पर यात्रा में सुगमता देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि रोपवे से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं देखने को मिलेगा। तो रोपवे के जरिए आसानी से लोग पहुंच सकेंगे और 12 किलोमीटर लंबा ये सफर होगा जिसकी लागत जो है वो 4000 करोड़ के आसपास है। तो वहीं आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के में भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा और उसकी अनुमानित कीमत जो है वो 2730 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 4081 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट होगा जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है और साथ ही साथ जल्द ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा। आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से ये बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को दी गई है, जो यात्री पहुंचते हैं उत्तराखंड उनको भी ये बड़ी सौगात दी गई है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए चार धाम यात्रा में कहीं ना कहीं एक अहम भागीदारी अभी फिलहाल कैबिनेट ने निभाई है और फिलहाल कैबिनेट से जो फैसला आया है उसमें केदारनाथ के लिए रोपवे की बात और जो हेमकुंड साहिब है उसके लिए रोपवे की बात की गई है। लगभग 4081 करोड़ के लिए केदारनाथ से सोनप्रयाग का रोपवे बनाया जा रहा है, जबकि हेमकुंड से जो रोपवे है उसकी अनुमानित कीमत जो है 2730 करोड़ बताई गई है। और इससे कहीं ना कहीं जो जहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको सहूलियत मिलेगी, वहीं उत्तराखंड में इकोनॉमी भी बूस्ट हो गई। बैकबोन का एक काम जरूर करेगा क्योंकि केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है, तो इसकी एक अलग मान्यता भी है। उत्तराखंड के चार धाम के अलावा कई श्रद्धालु यहाँ पे हर साल पहुंचते हैं और फिलहाल अभी 6 महीने के लिए ये जो रोपवे है ये पूरी तरह से श्रद्धालु को सहूलियत देने का काम करेगा।
फिलहाल केदारनाथ की आपको बात बताऊं, लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता हुआ करता था, लेकिन रोपवे के बाद से 36 मिनट में इसमें पहुंचा जा सकेगा, जबकि पहले 8 से 9 घंटे इस सफर को करने में लग जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो भी अब ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंच सकते हैं और केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और हेमकुंड साहिब की बात करें तो जो सिख श्रद्धालु हैं उनको भी काफी सहूलियत मिलेगी, उनके लिए भी रोपवे का निर्माण फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी और आलोक, कहीं ना कहीं एक खुशी की बात यह भी है कि जो बुजुर्ग श्रद्धालु होते थे, जो सफर नहीं कर सकते पैदल, और किस तरीके से वहां पर हम सभी देखते थे कि किस तरीके से जो जानवरों का सहारा लिया जाता था, घोड़े खच्चरों को जो सहारा लिया जाता था, अब उन यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है कि आप बुजुर्ग हैं, फिर भी आप अगर चारधाम यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो सरकार आपकी वो यात्रा जो है वो सुगमता के साथ पूरी कराएगी। जी बिल्कुल, देखिए बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और अक्सर जो जैसा आपने बताया भी कि तो वहाँ पर घोड़े खच्चर थे, उनको भी 2-3 चक्कर वहाँ पर काटने पड़ते थे केदारनाथ की यात्रा के दौरान, जिससे कई ऐसी खबरें भी सामने आती थी कि कई खच्चर और घोड़े जो है वो उनकी मौत यात्रा के दौरान हो गई है, कोई खाई से फिसल गया है। तो ये जो रोपवे है कई मायने में कामयाब साबित होने जा रहा है बुजुर्गों के लिए, जहाँ सहूलियत का काम है। वहीं जो घोड़े खच्चरों का उत्पीड़न होता था वो भी इससे जरूर कम होगा, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि केदारनाथ के रूट हमें देखने को मिलता था कि जो घोड़े खच्चर थे वो भी काफी गंदगी करते हुए जाते थे, और इसके अलावा जो पर्यटक आते हैं वो भी काफी गंदगी वहां पर फैलाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण भी अब रोपवे की वजह से सही ठीक तरीके से रहेगा। और ये रोपवे जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए, चारधाम के लिए काफी मायने में बेहतर होने जा रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपडेट्स और जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज एक अहम फैसला लिया गया उत्तराखंड के विकास को लेकर, चारधाम यात्रा में सुगमता को लेकर। आज जिस तरीके से 4081 करोड़ का प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब रोपवे का निर्माण होगा, और जिसके चलते अब यात्रियों को सुगमता मिलेगी। साथ ही साथ जो बुजुर्ग यात्री थे, जो चारधाम यात्रा करने की इच्छा रखते थे, लेकिन जो मार्ग है उसको लेकर वो हिम्मत हारते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस रोपवे के निर्माण से उनकी भी यात्रा पूरी कराई जा सकती है। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 मार्च को उत्तरकाशी दौरा होगा, और कल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में दर्शन पूजन करेंगे, मुखबा व्यू पॉइंट से ही हिमालय के दर्शन करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हर्षिल में सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, संगठन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड का दौरा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े सुअवसर लेकर के आ रहा है, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, और इसके साथ ही सीमांत क्षेत्र के लोगों को भी वो संबोधित करने वाले हैं। और खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि अप्रैल में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि उससे पहले कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए एससी प्रकोष्ठ में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ के मदन लाल के अध्यक्ष बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने पर मदन लाल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को लोगों के बीच ले जाएंगे, और आगामी चुनाव में संगठन को मजबूती देने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। हमेशा सक्रियता से इन्होंने काम किया। ये डीबीएस कॉलेज के देहरादून के हमारे एक महाविद्यालय है, उसके अध्यक्ष रहे, और ये लगातार जो है जन सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इनके मनोनीत होने पर बहुत ही ज्यादा खुशी है और हर्ष है, और हम सभी लोग इस बात से निश्चिंत है कि आप जो आने वाले समय में ये जो विभाग SC ST विभाग का जो कार्यभार इनको सौंपा गया है, ये इसको बखूबी जो है निभाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी काम देने का काम किया है।
उनके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज पूरे देश भर में बदलाव का एक बायर है। उस बदलाव के बायर में अगर मैं बात करता हूँ, अपने दलित समाज की बात करता हूँ, मैं अकलियतों की बात करता हूँ, मैं पिछड़ों की बात करता हूँ, क्योंकि इन तमाम वर्गों हमने काम किया है और आज ये बदस्तूर जारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा में जो एक परंपरा चली थी इस समाज की कांग्रेस की तरफ देखने की, कांग्रेस तरफ आने की, वो लगातार जारी है। अब हमें केवल भर उनके बीच में जाके उनके मर्म को समझते हैं, उनकी समस्या को जान के, उनकी दुख सुख में शामिल होकर उनको साथ लाने भरे काम करना है। क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने इस समाज के लोगों के लिए काम किया है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने विधानसभा अध्यक्ष सहित बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को अलोकतांत्रिक करार देते हुए मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि मौजूदा सरकार जनविरोधी है और वह लगातार जनता के हितों के बजाय उसका अहित कर रही है। अध्यक्ष ही व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये बहुत ही अराजक हो गई है। ये लोग बड़े अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। इसको कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहाँ तक लीडर ऑफ अपोजिशन का सवाल है, आप विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी बात को सुनने को आप तैयार नहीं है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर उत्साहित है, लेकिन वकीलों का विरोध तेज हो रहा है। कुमाऊं मंडल के कई तहसीलों में कार्यरत वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन किया। इसमें बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। कुमाऊं मंडल क्षेत्र से वकील हल्द्वानी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में पहुंचे और सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिवक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं और जो प्रदेश भर के सैकड़ों हजारों की संख्या में पिटिशन राइटर्स हैं जो इस काम को करते थे, उन लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं और उनका रोजगार छिन गया है। दोहरी बातें, एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनार्की आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके उस रजिस्ट्री को करा लेगा, जिससे इस प्रदेश में ऐसी अनार्की आएगी, ऐसी अराजकता आएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। इसके बड़े दूरभाषी, बड़े गंभीर परिणाम आने वाले हैं। हम केवल वकील की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सामान्य गरीब की बात कर रहे हैं जो गरीब गांव से चल करके इस हल्द्वानी में या उधम सिंह नगर में कोई जमीन रजिस्ट्री कराने आ रहा है। लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है, लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना, न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। ये ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं, बकरी के आगे घास रखा जाता है और उसके बाद बकरी का क्या हाल होता है आप जानते हैं। इसलिए वकील सिर्फ अपने कार्य के लिए या उनका कार्य प्रभावित हो रहा है इसलिए विरोध नहीं कर रहे, इससे जनता का न्याय का सिद्धांत प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम लोग इस हड़ताल पर। खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के तहत चल रही प्रदर्शनी में मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में तरह तरह के लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। वहीं इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को ये प्रदर्शनी साकार कर रही है। ये प्रदर्शनी, इसका नाम है विकसित भारत विकसित उत्तराखंड, मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का काम ये प्रदर्शनी कर रही है। अभी मैंने स्टॉलों का अवलोकन किया। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं का, प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, इससे निश्चित ही
यहाँ की जनता, यहाँ के युवा प्रेरणा लेंगे और विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होगा। इसके लिए मैं माननीय नरेश बंसल जी को, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम की प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचे निवेशकों को जिला प्रशासन मूर्त रूप देने में जुट गया है और इसी कड़ी में डीएम सविन बंसल का मार्च के तीसरे सप्ताह में जनपद के दुर्गम क्षेत्र त्यूनी चक्राता में 3 दिन का प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान डीएम सभी अधिकारियों के साथ क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बृहद स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए जिलाधिकारी सविन बंसल जो है वो 3 दिन प्रवास पर रहेंगे। सूरज क्षेत्र है, त्यूनी और वहाँ पर हनौल भी है। तो हनौल का जो मंदिर है वो काफी प्राचीन भी माना जाता है और किस हिसाब से मंदिर का जो है जीर्ण कंडीशन में जो है मंदिर है उसको किस तरह से सुसज्जित करना है, इसके लिए फिलहाल जो जिलाधिकारी है वो प्रवास में रहने वाले हैं। इसके अलावा जो चक्राता का ये क्षेत्र है, जो दूरस्थ क्षेत्र है, उनमें क्या परेशानियां होती हैं, इसको जानने के लिए भी जो डीएम है सविन बंसल वो 3 दिन प्रवास पर रहेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी और किस तरह से जो लोग हैं वहाँ पर परेशान चल रहे हैं उनकी परेशानियों को हल करने के लिए भी तमाम प्रयास किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हल्द्वानी से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने नशीले इंजेक्शन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तस्करों के पास से 250 अवैध प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन मिले हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पानी बाईपास के पास चेकिंग अभियान में इन दोनों तस्करों को पकड़ा गया है। हमारी एसओजी और थाना हल्द्वानी की टीम को 2 अभियुक्तों के कब्जे से 250 जो अवैध नशीले इंजेक्शन है उनकी बरामदगी हुई है और ये जो अभियुक्त हैं इनमें से एक अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है, दूसरा अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास का हम पता कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे ये लोग बरेली बहेड़ी से ये अवैध नशे के इंजेक्शन लेके आए और इनका ये कहना है कि ये हल्द्वानी क्षेत्र में इसकी सप्लाई करते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर होली और ईद के त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रानीपुर कोतवाली में स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने की और इसमें सभी धर्मों के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जनता से आपसी सौहार्द बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। तो देखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक की गई और जिसमें आपको बता दें कि आगामी त्यौहार जैसे कि होली और ईद को लेकर गणमान्य लोगों के साथ बैठक की गई। तो जनता से आपसी सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार ही त्योहारों के मद्देनजर बैठक की जा रही है, जिसको लेकर सभी थाना क्षेत्रों में एसएसपी के निर्देश पर गणमान्य लोगों के साथ बैठक की जा रही है और जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे उनका भी यही कहना है कि इस पर्व में एक बढ़िया सहयोग रहने वाला है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका संजय। और खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पा ली है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में।
खबर बागेश्वर से, जहां पर खनन संबंधित गड़बड़ी वाले मामलों में लगातार खुलासा करने वाले गरुड़ तहसील निवासी गोपाल बनवासी की व्यक्तिगत जांच की मांग की गई है। खनन कारोबारी कुंती परिहार ने इसके लिए डीएम बागेश्वर आशीष भटगाई और एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के को पत्र लिखा है। वहीं इस मामले में कपकोट तहसील के बेड़ा मझेड़ा निवासी खनन कारोबारी कुंती परिहार द्वारा गोपाल बनवासी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डोईवाला से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि सरकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड डोईवाला के जर्जर हालत के चलते कार्यालय भवन का ध्वस्तीकरण कर पुनर्निर्माण कराने की तैयारी डोईवाला गन्ना समिति ने कर ली है, और जिसका आज भूमि पूजन और शिलान्यास गन्ना विकास और चीनी उद्योग आयुक्त उत्तराखंड चंद्र सिंह धर्म सक्तू ने किया। फायदा इसका काफ़ी मिलेगा किसानों को, क्योंकि इस जो आज का ये कार्यक्रम हुआ है इसके उपरांत यहाँ भवन निर्माण किया जाना है। तो भवन का जो उपयोग या उसका प्रयोजन है वो समिति और परिषद के कार्यालय है। तो कार्यालय जब बनेगा तो उससे जो भी कार्य किए जाएंगे वो सब किसान हित और किसानों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए किए जाएंगे। आप ये देख सकते हो जो हमारे पीछे जो समिति का भवन है ये इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि अंदर बैठते हुए बड़ा डर लगता है कि कभी कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। किसानों का कुछ पैसा हम लोगों ने काटा था उनके गन्ने के पेमेंट से, उसमें हम पे 14-15 लाख इकट्ठा हुआ था, जो आज बढ़कर हमारे पास 32 लाख रुपए होता है। हमने 10 लाख रुपए परिषद से लिया, तो लगभग अभी हमने पहला जो चरण है इसमें जो डबल स्टोरी बननी है 48 लाख के करीब में काम होना है, जबकि इसका टोटल जो एस्टिमेट बना वो 79 लाख का है। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।